हेलो दोस्तों, मैं कुलबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी का तूफान में। देखिए, हम आपको आज उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं उत्सर्जन तंत्र मतलब कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करें, मानव के उत्सर्जित तंत्र का मुख्य कार्य अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालना है। मतलब कि जो उत्सर्जन तंत्र का कार्य होता है वो जो अपशिष्ट पदार्थ होती हैं शरीर के अंदर उसको बाहर निकालना होता है। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में निम्नलिखित अंग आते हैं। अब देखिए कौन कौन से। वृक्क, किडनी, गुर्दा जिसको कहा जाता है, फेफड़ा, त्वचा, यकृत और बड़ियां। ये सभी अंग मदद करते हैं उत्सर्जित करने में किसी ना किसी अपशिष्ट पदार्थ को हमारे शरीर से मतलब कि बाहर निकालने में मदद करते हैं ये सारे के सारे अंग। आगे बात करें, देखिए मनुष्य में मूत्राशय तंत्र जो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्र नलिका, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग का बना होता है। कैसे बना हुआ होता है? एक जोड़ी वृक्क के द्वारा, एक जोड़ी मूत्र नलिका के द्वारा, एक मूत्राशय के द्वारा और एक मूत्र मार्ग के द्वारा मनुष्य में मूत्राशय तंत्र बनता है। आगे बात करते हैं, देखिए किडनी के बारे में मतलब वृक्क के बारे में मतलब गुर्दे के बारे में। देखिए किडनी के बारे में बात करें तो मनुष्य में जो वृक्क होती है मतलब किडनी जो होती है मतलब गुर्दा जो होता है वो सेब के बीज के आकार की होती है। कैसी होती है भाई? सेब के बीज के आकृति जो उसकी होती है वो सेब के बीज के आकार की तरह होती है और गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं। कैसे होती है भाई? वो गहरे भूरे लाल रंग की होती हैं जो हमारी किडनी होती है, वृक्क होती है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख सूक्ष्म एवं लंबी कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं। मतलब कितनी? लगभग 10 लाख लंबी और कुंडली के समान नलिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? वृक्काणु या नेफ्रॉन कहा जाता है। वृक्काणु या नेफ्रॉन उनको कहा जाता है। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कैसी होती है भाई? संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन गुर्दे की। किसकी? गुर्दे की। यह वृक्क मतलब कि जिसे गुर्दा कहा जाता है कि निस्पंदन इकाई भी कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? गुर्दे की निस्पंदन इकाई भी कहलाती है जो नेफ्रॉन होती है। क्या? नेफ्रॉन। वृक्क के 2 मुख्य कार्य होते हैं, एक तो उत्सर्जन करना, एक परासरण नियमन करना। आगे बात करते हैं, देखिए वृक्क के बारे में मतलब किडनी के बारे में। तो देखिए वृक्क में पथरी मतलब कि जो किडनी स्टोन होती है वो यूरिक अम्ल और कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फास्फेट के कारण बनती है। मतलब किन के कारण बनती है भाई? यूरिक अम्ल के, कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फास्फेट के कारण बनती है हमारी किडनी स्टोन जो होती है। मूत्र के स्रावण को डायूरेटिक औषधि द्वारा बढ़ाया जाता है। जो मूत्र का होता है, स्रावण होता है, उसको जो बढ़ाना होता है मतलब कि जो मूत्र स्रावित होता है उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए डायूरेटिक औषधि का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई कमी आ जाती है तब भी इस औषधि को दिया जाता है, डायूरेटिक औषधि को। ठीक है, इसका यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं उत्सर्जन के बारे में। देखिए आगे बात करते हैं उत्सर्जन के बारे में। वृक्क यूरिया को पानी में घुले मूत्र के रूप में, कैसे? पानी में घुले हुए मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। कौन? वृक्क मतलब किडनी। यूरिया आदि अपशिष्ट या उत्सर्जित जो पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए वृक्क ही जो किडनी होती है मुख्य अंग है। वृक्क क्या है? वो मुख्य अंग है। जो अपशिष्ट या उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, कौन? यूरिया वगैरह किसके द्वारा निकाले जाते हैं? मूत्र के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं और इसके लिए मुख्य सहायक अंग होता है
या मुख्य अंग जो होता है कार्य करने के लिए, वो कौन होता है? किडनी वृक्क जिसको कहा जाता है। यह रक्त का शुद्धिकरण करता है, मतलब जो वृक्क मतलब किडनी जिसको कहा जाता है वह क्या करता है? रक्त का शुद्धिकरण भी करता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? डायलिसिस कहलाती है रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया। आगे बात करते हैं, देखिए इसी के बारे में आगे बात करें। इसका हल्का पीला रंग यूरोक्रोम नामक वर्णन के कारण होता है। जो पीला रंग होता है मूत्र का, वह किसके कारण होता है? यूरोक्रोम नामक वर्णन के कारण होता है। मूत्र का जो मूत्र होता है उसका सामान्य घटक जल, लवण और यूरिया या यूरिक अम्ल आदि होते हैं। कीटोन और एल्ब्यूमिन असामान्य घटक होते हैं। कौन कौन से? कीटोन और एल्ब्यूमिन जो होते हैं वो असामान्य घटक होते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए परासरण नियमन के बारे में। किसके बारे में बात करें? किडनी का चल रहा है, ये प्रोसेसिंग जो चल रही है पूरी किडनी की चल रही है। तो देखिए अब परासरण नियमन के बारे में बात करते हैं किडनी के, ठीक है। अब देखिए शरीर में लवण एवं जल की मात्रा का नियंत्रण वृक्कों का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। मतलब जो किडनी होती है वो शरीर के अंदर क्या करती है? लवण एवं जल की मात्रा को नियंत्रण करती है, या उनको नियंत्रित करने का जो कार्य होता है वो वृक्क किडनी का होता है। आगे बात करें, देखिए मनुष्य में अन्य उत्सर्जी अंग की बात करें, जो और उत्सर्जी अंग है, तो मनुष्य एवं सभी को कशेरुकी प्राणियों में वृक्कों के अलावा अन्य अंग भी उत्सर्जन में मदद करते हैं। मतलब किडनी को छोड़कर के जो कशेरुकी जंतु होते हैं उन सभी में, कशेरुकी जो प्राणी होते हैं उन सभी में वृक्क किडनी को छोड़कर के भी और अन्य जो बाहर अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करते हैं और भी अंग होते हैं, उसमें और भी उत्सर्जी अंग आते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था आपको, यकृत, त्वचा, फेफड़े आदि की बातें करेंगे। देखिए हम बात कर लेते हैं यकृत के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? यकृत के बारे में। यकृत के बारे में मतलब लीवर के बारे में। यकृत विशेष एंजाइमों की सहायता से आवश्यकता से अधिक अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है, जो अमोनिया से कम हानिकारक होता है। मतलब कि अगर आवश्यकता से अधिक अमोनिया होती है तो उसको एंजाइमों की सहायता से यकृत यूरिया में परिवर्तित कर देता है या यूरिया में बदल देता है। कौन? हमारा यकृत। क्यों? क्योंकि जो अमोनिया होती है वो ज्यादा हानिकारक होती है यूरिया से, यूरिया कम हानिकारक होता है अमोनिया से। तो इसलिए हमारा यकृत जो होता है वो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। किस में बदल देता है? यूरिया में बदल देता है। यकृत में मृतक आरबीसीज के हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण पित्त वर्णक का निर्माण होता है। पित्त वर्णक किस तरीके से बनता है? जो हीमोग्लोबिन होती है उसके टूटने से या उसके विभाजन होने से यकृत के अंदर किस चीज का निर्माण होता है भाई? पित्त वर्णक का निर्माण होता है। पित्त वर्णक पित्त रस के साथ आंत्र में पहुंचकर विष्ठा के साथ शरीर से बाहर निकलते हैं। किसके साथ निकलते हैं? विष्ठा के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट उत्सर्जी अंग है त्वचा। किसके बारे में बात करें भाई? त्वचा के बारे में, मतलब कि स्किन के बारे में बात करेंगे। देखिए त्वचा की श्वेत ग्रंथियां, जो श्वेत ग्रंथियां होती है त्वचा की, वो रुधिर से जल, लवण एवं यूरिया लेकर पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकालती हैं। जो हमारी त्वचा होती है उसके अंदर श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं। वो क्या करती है कि जो हमारा रुधिर होता है उसके अंदर से जल, लवण और यूरिया को बाहर निकालने का कार्य करती है। साथ ही तेलीय ग्रंथियों से स्रावित सीबम भी अनेक उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालता है। कौन? जो तेलीय ग्रंथि होती है उनसे जो स्रावित होता है कौन? सीबम। वो भी अनेक उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है।
आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट अंग है फेफड़ा। देखिए आगे देखिए फेफड़ों के बारे में, तो लंग्स, फेफड़े जो होते हैं, फेफड़े श्वसन क्रिया के अंतर्गत, श्वसन क्रिया को कौन करते हैं? फेफड़े ही करते हैं। तो उस क्रिया के अंतर्गत श्वास छोड़ने की प्रक्रिया में रुधिर में घुली CO2, कहां पर घुली हुई? रुधिर में घुली हुई CO2 का उत्सर्जन करते हैं। उसका उत्सर्जन कौन करते हैं? CO2 का, जो रुधिर के अंदर घुली रहती है, फेफड़े, हमारे लंग्स करती हैं। साथ ही यह जल वाष्प का भी उत्सर्जन करते हैं। किसका करते हैं? जल वाष्प का भी उत्सर्जन करते हैं। कौन? हमारे लंग्स, फेफड़े। ये आपका उत्सर्जित तंत्र था और कुछ उससे संबंधित अंग जो हमने बताया आपको कि क्या क्या पदार्थ किस तरीके से अपशिष्ट पदार्थों को वो बाहर निकालते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।